जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आनंद प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2021 का तीसरा सेशन लेके आया हूँ। जैसा कि इससे पहले 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुका है और ये तीसरा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2021 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021। इसका 78वां संस्करण इस हाल ही में हुआ है। ये होता क्या है? तो यह फिल्म जगत में दिया जाता है और ख़ास करके किस फिल्म को? हॉलीवुड फिल्म को। आप जानते हैं हॉलीवुड फिल्म का मतलब होता है विदेशी फिल्म, ठीक है। हमारे देश के फिल्म को क्या कहता है? बॉलीवुड। ये क्या है? हॉलीवुड फिल्म को दिया जाता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था कैलिफोर्निया में। कहाँ हुआ था? कैलिफोर्निया में। तो आपको याद रखना है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? कैलिफोर्निया में हुआ है। और किस फिल्म को दिया जाता है? हॉलीवुड फिल्मों को। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? नोमाडलैंड को। नोमाडलैंड ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है जो हम आपको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कहाँ की फिल्म है? यूएस की फिल्म है। कहाँ की फिल्म है? यूएस की। तो आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है नोमाडलैंड को, जो यूएस की फिल्म है। और इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं क्लो झाओ, ठीक है। इसके निर्देशक मतलब जो फिल्म को बनाए हैं वो कौन है? क्लो झाओ। ये चीन के हैं, ठीक है। निर्देशक चीन के हैं लेकिन फिल्म कहाँ की है? यूएस की है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम आपको इम्पोर्टेंस एरिया को बताते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये बताते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 किस फिल्म को मिला है? तो नाम इम्पोर्टेंट है नोमाडलैंड को। और यही नाम आपको ऑस्कर में भी हम पढ़ाएंगे जो आगे आएगा, आगे वाले वीडियो में पता चलेगा। इसके निर्देशक कौन है? क्लो झाओ, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन को। चैडविक बोसमैन कहाँ के हैं? यूएस के हैं। किस फिल्म के लिए मिला है? तो फिल्म का नाम आपको याद रखना है। फिल्म है मा रेनीज ब्लैक बॉटम। मा रेनीज ब्लैक बॉटम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट के नज़रिए से देखिएगा तो बस नोमाडलैंड आपको नाम याद रहना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? आंद्रा डे, यूनाइटेड स्टेट वर्सेस बिली रॉली डे। ये नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कहिएगा तो ये वाला इम्पोर्टेंट है नोमाडलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 फरवरी। कुछ देखिए हर मंथ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट दिवस पढ़ने होंगे कि कोई कैंसर दिवस होगा, रेडियो दिवस होगा, विज्ञान दिवस होगा। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जैसे 4 फरवरी का दिन हम किस रूप में मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट है 13 फरवरी हम किसके रूप में मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस के रूप में। इसकी शुरुआत 36वें सत्र 2011 से हुई थी। अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 36वां सत्र था उसमें इस विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। उसी तरह 20 फरवरी किसके रूप में मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। समाज में भेदभाव और समाज के सभी वर्गों को समान न्याय के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी के द्वारा, 20 फरवरी को। देखिए ये सारे डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बताएंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो भी उसमें इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा उसको हमने शॉर्ट लिस्टेड किया। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी घोषणा जो है यूनेस्को द्वारा 1999 में की गई, ठीक है। कब की गई? 1999 में, लेकिन इसको 2015 से मनाया जा रहा व्यवहारिक रूप से। तो ये क्यों मनाते हैं 21 फरवरी को? इसका एक लॉजिक है। बांग्लादेश में भाषा आंदोलन हुआ था, ठीक है। कब? 1952 में। आप जानते हो 1952 में बांग्लादेश भारत का पार्ट था और उस समय
यहाँ के एक यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है, ढाका यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए यह आंदोलन किया गया था, क्योंकि इसके ऊपर उर्दू भाषा थोपी गई थी। इसी के रूप में 21 फरवरी को 1952 में एक आंदोलन हुआ। इसलिए हम हर वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 28 फरवरी। 28 फरवरी हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मतलब हुआ हम अपने देश में क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि सीवी रमन एक भौतिकी साइंटिस्ट थे, सीवी रमन, जो प्रसिद्ध उनकी एक रचना है, रचना इन द सेंस उनका एक थ्योरी दिया हुआ है, रमन प्रभाव, ठीक है। और उनको 1930 में इसी रमन प्रभाव को देखते हुए 1930 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। और उन्होंने 28 फरवरी 1928 को इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी, रमन प्रभाव की, जिसको नोबेल प्राइज कब मिला, 1930 में। किस क्षेत्र में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में। इसलिए हम हर वर्ष 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो इस पूरे स्लाइड में हमने इम्पोर्टेंट क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले आपको याद रखना, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, नोमाडलैंड, कहाँ की है, यूएस की है, ठीक है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट सेकेंड है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। क्यों मनाते हैं, आपको इससे पहले हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब आपको कुछ युद्ध अभ्यास पढ़ना। अभी तो हम एक एक करके मंथली पढ़ाएंगे, लास्ट में हम एक साथ सारा युद्ध अभ्यास की चर्चा करेंगे। एक साथ सारे युद्ध अभ्यास की क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे लास्ट में। तो युद्ध अभ्यास नाम से एक अभ्यास किया गया है, किसके द्वारा, दोनों थल सेना द्वारा। कौन कौन देश, भारत और अमेरिका के बीच। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा युद्ध अभ्यास किस दो सेना के बीच में किया जाता है, भारत और अमेरिका, ठीक है। और यह कौन सी सेना होती है, थल सेना होती है, ठीक है। थल सेना आप जानते हैं आर्मी के द्वारा होता है। 16वां संस्करण हुआ उसका, कौन सा भाग संस्करण हुआ, 16वां संस्करण। और कहाँ हुआ है, राजस्थान के बीकानेर में। इससे पहले 15वां संस्करण वाशिंगटन में हुआ था, ठीक है। और 2020 में आप जानते हैं कोरोना के कारण इसका संस्करण नहीं हो पाया था, तो 16वां संस्करण 2021 में हुआ। अब भारत और अमेरिका दोनों की थल सेना के बीच ये एक युद्ध अभ्यास है। क्या है ये, युद्ध अभ्यास। चलिए नेक्स्ट आइए, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम ये क्या है, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की क्या है, पहल है। अब क्या किया गया कि 11 फरवरी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देखा कि विज्ञान में लड़कियों की अभिरुचि बढ़े और STEM के माध्यम से करियर बनाने में मदद मिले। ये STEM क्या है, S से होता है साइंस, T से होता है टेक्नोलॉजी, E से होता है इंजीनियरिंग, M से होता है मैथ। मतलब इस माध्यम से करियर बनाने में मदद मिले, किसको, लड़कियों को। और लड़कियों की रुचि किस में बढ़े, विज्ञान में, विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में लड़कियों की रुचि बढ़े, इसके लिए किया गया था। अभी इसमें 50 जिलों को जोड़ा गया, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए डैश, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। उसमें एक रहेगा लड़कियों की रुचि विज्ञान में बढ़ाने के लिए यह पहल किया गया। या दूसरा एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की क्या है, ये पहल है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सीविड मिशन। सीविड मिशन, अब सी से समझते हैं समुद्र, ठीक है। तो जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके नाम को भी थोड़ा सा खोलिएगा, ठीक है। सीविड मिशन ये क्या है, यह एक समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती से संबंधित है। समुद्र में जो तल में जो शैवाल होता है उसकी व्यावसायिक खेती होंगी, उसको बेच के हम पैसा और मुनाफा कमाएंगे, इससे संबंधित है। तो सी विंड मिशन की शुरुआत कौन किया है, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद। तो कई बार इसका शॉर्ट फॉर्म
टाइफेक दे देगा, TIFAC। तो T से होता है टेक्नोलॉजी, I से होता है इंफॉर्मेशन, F से होता है फोरकास्टिंग एंड A से होता है असेसमेंट, C से होता है काउंसिल। इसका हिंदी होगा टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान होता है या भविष्यवाणी कहिए, पूर्वानुमान मतलब पूर्वानुमान फोरकास्टिंग, एवं मूल्यांकन का मतलब होता है असेसमेंट मूल्यांकन करना, और काउंसिल मतलब परिषद। तो सीविड मिशन किसके द्वारा लागू किया गया है? प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना और उसको बढ़ाना। ठीक है, समुद्र में जो शैवाल होता है जिसको बेच के काफ़ी मुनाफा कमाया जाता है, उसको बढ़ाने के लिए ये काम सीविड मिशन लागू किया गया है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए सीविड मिशन का उद्देश्य क्या है और कौन लागू किया है? टाइफेक। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। तो नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, देखिए नेशनल तो अपने देश की बात है, मरीन का मतलब होता है समुद्र, टर्टल एक्शन प्लान। तो इसका उद्देश्य क्या है? विशाल समुद्री जीव और कछुओं के लिए संरक्षण की बात कही गई है। विशाल समुद्र के अंदर बहुत सारे विशाल समुद्री जीव रहते हैं और कछुओं के संरक्षण की बात कही गई है, और इसलिए नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान को लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान किससे संबंधित है? विशाल समुद्री जीव और कछुओं के संरक्षण के लिए। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? देखिए, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये मालूम है एग्जाम में क्या पूछेगा, तो आप उसी फॉर्मेट में उसको याद रखिएगा। चलिए, एग्जाम में पूछेगा कि नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये समुद्री जीव और कछुओं से संरक्षण से संबंधित है। इसको लागू कौन किया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट, नीली क्रांति नीति प्रारूप। तो आपको ये नाम याद रहना चाहिए, सॉरी, नीली क्रांति नीति प्रारूप। इसका उद्देश्य है भारत के जीडीपी में, जीडीपी आप जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसमें नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था का मतलब जानते हैं, समुद्र को देखिएगा तो वो नीला दिखेगा क्योंकि आकाश की नीलापन उसमें दिखता है। तो नीली अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ाना, मतलब हुआ कि समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्र से जो व्यापार होता है उसके योगदान को अगर हम बढ़ा दें, किसमें? जीडीपी में। किसके जीडीपी में? भारत के जीडीपी में। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था से मतलब क्या है? समुद्र से होने वाला व्यापार जो है, ठीक है, समुद्र कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो यही नीली क्रांति नीति प्रारूप जो है, इसका उद्देश्य भारत के जीडीपी में नीली अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ाना है। मतलब समुद्री से जो आयात निर्यात होता है, इससे जो हमारे जीडीपी में योगदान है, इसको बढ़ाना है। ठीक है, नीली क्रांति नीति प्रारूप। वर्तमान में अब जानते हैं हमारे देश में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस 29 राज्य में 9 राज्य जो है वह आपको समुद्री सीमा से सटे हैं, जिसमें 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, और इस नीली क्रांति की प्रारूप को किसने जारी किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट, सक्षम। अब आपसे पूछेगा सक्षम क्या है? तो यह एक जॉब पोर्टल है। सक्षम क्या है? एक जॉब पोर्टल, मतलब एक जॉब का एक साझा मंच है। ठीक है, एक मंच है। सक्षम एक जॉब पोर्टल है। सक्षम अब है क्या? सुनिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिसको MSME कहते हैं। आप नाम कई बार टीवी में सुने होंगे, MSME, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है मैक्रो स्मॉल, ठीक है, मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मतलब छोटा और मध्यम टाइप का जो आपको इंटरप्राइजेज है कि जरूरत, अब मान लीजिए छोटा छोटा जो उद्योग है उसको अगर कोई श्रमिक चाहिए, कौशल श्रमिक, तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए एक जॉब पोर्टल लागू किया गया जिसका नाम है सक्षम। समझ में आ रहा? अब छोटे छोटे सेक्टर में जो मजदूर चाहिए, कौशल मजदूर चाहिए, तो अब कहीं ज़्यादा उसकी ज़रूरत है कौशल मजदूर की और कहीं कौशल मजदूर ऐसे बैठे हैं, तो एक जॉब पोर्टल लागू किया गया जिसका नाम सक्षम है। ठीक है, और इस सक्षम के माध्यम से, जॉब पोर्टल के माध्यम से आप
MSME की जो ज़रूरत है, श्रमिकों के कौशल मतलब कौशल श्रमिकों की जो ज़रूरत है उसकी मांग को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अब इसका शुभारंभ कौन किया? टैफेक। टैफेक अभी हम आपको बताए थे। टैफेक क्या था? टैफेक था आपको टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद। ठीक है, तो याद आपको क्या रखना, सक्षम क्या है? एक जॉब पोर्टल है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो मध्यम MSME याद रखिए, मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और श्रमिक कौशल को जोड़ने का एक मंच देता है। ठीक है, इसको कौन शुरुआत किया? टैफेक। चलिए नेक्स्ट है, ICC की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ हुआ? अब तक वनडे मैच का फाइनल मैच होता था, ICC द्वारा वनडे चैंपियनशिप का फाइनल मैच वनडे चैंपियनशिप होता था। अब क्या हुआ? ICC की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नाम याद रखेंगे, IPL 2021। अब IPL 2022 भी होने वाला है, तो आपको IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? क्रिस मॉरिस। किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। जानते हैं IPL इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टीम बनाए जाते हैं। पहले तो 8 ही बनता था, अब 10 हो गए हैं इस साल से। तो आपको ये याद रखना है कि IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे 2021 के? क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट, किंग्स 11 पंजाब का नाम। इसी IPL में जो 8 टीम पहले हुआ करती थी, अब 10 है। ठीक है, उसमें से एक टीम था जिसका नाम था किंग्स 11 पंजाब। उसका नाम अब बदल के क्या किया गया है? पंजाब किंग्स। क्या कर दिया गया? पंजाब किंग्स। तो नाम पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछेगा, किंग्स 11 पंजाब का नाम, नया नाम क्या है? तो पंजाब किंग्स। ठीक है, और IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस। ये सब स्टेट लाइन वाला जो है, जिसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। चलिए, भारत के विदेश मंत्री। अब भारत के विदेश मंत्री कौन है? आपको इससे पहले नाम बता चुके हैं, डॉक्टर S जयशंकर। वो मालदीव से, ठीक है, मालदीव एक देश है, इससे $50 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया है। कौन सा समझौता किया है? डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये नाम इम्पोर्टेंट है। एक बार हमको ये पूरा क्लियर करने दीजिए, ये नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है ना, अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो नाम मालूम होना चाहिए, किसके साथ? मालदीव के साथ। या भारत के विदेश मंत्री ने मालदीव के साथ $50 मिलियन का समझौता किया, उस समझौते का नाम क्या है? डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में। कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में 2021 में। राष्ट्रीय टेबल टेनिस खेला जाता है, उसका चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ 2021 में। उसमें महिला एकल खिताब कौन जीती है? मनिका बत्रा। ये नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ और उसमें महिला एकल खिताब कौन जीती है? मनिका बत्रा। देखिए इतना नाम आपको याद नहीं रहेगा, आप इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार वीडियो को भी देख सकते हैं, और जब एग्जाम में आपको नाम दिखेगा ना तो आपको क्लिक कर जाएगा। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता, ठीक है, इस प्रतियोगिता में पुरुष का एकल खिताब, ठीक है, पुरुष का एक एकल खिताब होता है, उसको जीता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। ओपन टेनिस होता है, टेबल टेनिस नहीं, सॉरी, ओपन टेनिस प्रतियोगिता होता है, और इसको जीता है, पुरुष का एकल खिताब कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। और महिला एकल खिताब कौन जीते है? नाओमी ओसाका। कहाँ की है? जापान की है। तो आपको दोनों नाम याद रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता, पुरुष का एकल खिताब नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका, जापान की है। ठीक है, नाम पूरा याद रहेगा। चलिए, तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको थैंक्स फॉर वाचिंग, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई कमी दिख रही है
ठीक है, कोई टाइप का इम्प्रूव चाहते हैं तो आप ज़रूर मैसेज करें, हमें अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगला वीडियो अब आपको मई का मिलेगा। अप्रैल में जो इम्पोर्टेंट्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।